बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको बताया कि चाल क्या होती है, बेग क्या होता है एवं उसमें त्वरण क्या होता है। क्लियर। आज उन्हीं पर जो भी एग्जाम्पल है वो करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है कि एक कार अपनी यात्रा में लगे कुल समय का आधा समय 80 किलोमीटर पर आवर से चलती है और शेष आधा समय 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि यात्रा की कुल दूरी 60 किलोमीटर है तो कार की माध्य चाल एवं प्रत्येक चाल से चली गई दूरियां ज्ञात करो। तो देखो बेटा, सबसे पहले कि आधा समय वो किस चाल से चलती है, यानी v1 इक्वल टू आंसर नंबर 1 निकाल रहे हैं अपन। तो आधा समय वो चलती है v1 इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर से, और शेष आधा समय वो किससे चलती है, v2 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर बेटा। अब बेटा देखो, मैंने आपको बताया था जब अपन कर रहे थे कि औसत चाल क्या होता है, औसत वेग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था औसत चाल में कि यदि बेटा आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि आधे समय में तो वो इतनी चाल से और शेष आधे समय में वो इतनी चाल से चलती है। क्लियर। तो ये था कंडीशन समय औसत चाल का। तो समय औसत चाल में मैंने आपको बताया था कि आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है औसत चाल ज्ञात करने का, बी एवरेज इक्वल टू क्या होता है बेटा, b1 प्लस b2 अपॉन में 2 होता है। क्लियर बेटा। यदि आपको दे दे कि आधे समय में इतनी चाल से और शेष आधे समय में इतनी चाल से चलती है तो औसत चाल, तो बेटा याद करना या पिछली वीडियो देखना, मैंने आपको बताया था कि औसत चाल का क्या सूत्र होता है, b1 प्लस b2 बाई 2। अब b1 का वैल्यू आपके पास कितना है 80, b2 का वैल्यू कितना है 40 अपॉन में 2। अब 80 और 40 कितने हो गया आपके पास 120 अपॉन में 2, आपके पास आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा आपके पास बी एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, बी एवरेज आपके पास में आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये तो आ गया आपके पास में माध्य चाल। अब बात आती है कि प्रत्येक चाल से चली गई दूरियां ज्ञात करो। तो प्रत्येक चाल से यानी जो 80 किलोमीटर पर चाल से जो चलता है तब उसने कितनी दूरी तय करी, और जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तब उसने कितनी दूरी तय करी। अब बेटा दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। तो सबसे पहले मुझे समय निकालना होगा। तो पूरी यात्रा के दौरान उसने कितना समय लिया, तो देखो संपूर्ण यात्रा के दौरान लिया गया समय। अब बेटा चूंकि समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल, ये होता है। क्लियर। तो t इक्वल टू समय इक्वल टू दूरी। तो दूरी आपको कितनी दे रखी है, कुल यात्रा की दूरी दे रखी है आपको 60 किलोमीटर। क्लियर। तो ये तो आपके पास दूरी आ गई 60 किलोमीटर, और चाल कितनी निकाली अपन ने अभी, औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर अपॉन 60। तो आपके पास कितना आ गया, 1 घंटे। तो 1 आवर आपके पास में क्या आ गया, समय। यानी संपूर्ण यात्रा के दौरान लिया गया समय कितना आ गया, 1 घंटे। अब देखो क्वेश्चन में कि वो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने आधे समय चलती है। आधे समय का मतलब क्या हो गया आपके पास में, आधे घंटे, यानी 1/2 आवर। क्लियर। तो 1/2 आवर में उसने 80 किलोमीटर पर आवर से कितनी दूरी तय करी। तो देखो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय दूरी मैं मान लेता हूँ d1। तो d1 इक्वल टू, अच्छा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल तो आपको दे रखी है 80 इंटू समय। तो 1 आवर का यदि हम आधा करेंगे तो कितना आ गया 1/2। तो ये 1/2 अर्थात आपके पास में कितना आ गया 40 किलोमीटर। तो आपके पास में d1 इक्वल टू कितना आ गया 40 किलोमीटर। यानी जब कार 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तब उसके द्वारा तय की गई दूरी आधे घंटे में कितनी होगी, 40 किलोमीटर। फिर दूसरा, जब वो किसने 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 40 किलोमीटर
की चाल से तय दूरी किसके द्वारा बेटा? कार के द्वारा। तो इसको मैंने d2 मान लिया। तो d2 इक्वल टू क्या होता है? चाल इंटू समय। समय कितना रह गया शेष? आधे घंटे, यानी 20 किलोमीटर। क्लियर बेटा? तो प्रत्येक चाल से चली गई दूरियां भी आपके पास आ गई, यानी जब वो कार 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई? 40 किलोमीटर। और जब कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तब उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई आपके पास में? 20 किलोमीटर। क्लियर बेटा? इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा कि कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है। ये सरल रेखा है दे रखी है, इसके अनुदिश कोई कार क्या है? गतिमान है। कार ओ से यानी बिंदु ओ से चलकर 18 सेकंड में बिंदु पी पर पहुंच जाती है। ये बिंदु पी है। क्लियर? तो कार ओ से चलकर 18 सेकंड में कहाँ पे पहुंच जाती है? बिंदु पी पर पहुंचती है। फिर 6 सेकंड के बाद वो पी से क्यू पर आ जाती है, यानी पी से क्यू पर आने में कितना समय लिया उसने? 6 सेकंड। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि कार के औसत वेग और औसत चाल की गणना कीजिए, यानी आपको औसत वेग भी निकालना है और औसत चाल का मान भी ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब कार ओ से पी तक जाती है, तो देखो आंसर नंबर 2 में तो पहली कंडीशन करते हैं कि जब कार ओ से पी पर जाती है क्लियर बेटा? तो दोस्तों जब कार ओ से पी तक जाती है तो आपको क्या करना है कि औसत वेग और औसत चाल की गणना करनी है। तो सबसे पहले औसत वेग ज्ञात करते हैं। तो औसत वेग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। औसत वेग इक्वल टू होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब देखो जब कार ओ से बिंदु पी तक जाती है तो बिंदु पी तक जाने में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी या फिर इसका विस्थापन क्या जाएगा आपके पास? देखो अंतिम बिंदु क्या है? बिंदु पी है और प्रारंभिक बिंदु क्या है? ओ है। तो देखो बिंदु पी पर कितना लिख रहा है? 360 और आरंभिक बिंदु पर क्या है? 0। यानी अपन क्या करेंगे कि 360 विस्थापन ऐसे निकालते हैं अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो 360 माइनस 0 अपॉन कुल समय। अच्छा लिया गया समय बिंदु ओ से बिंदु पी तक जाने में उसने कितना समय लिया? आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 18 सेकंड। तो अपॉन में क्या जाएगा बेटा? 18। तो क्या जाएगा आपके पास? 360 अपॉन 18 यानी 18 दूना 36 और आपके पास कितना आ गया? 20 और ये आपका आ गया किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा? तो आपके पास औसत वेग आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गया आपके पास औसत वेग। नेक्स्ट है औसत चाल। देखो औसत चाल कैसे निकालेंगे? औसत चाल, तो औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी अपॉन में कुल समय। क्लियर? अब देखो जब बेटा कार बिंदु ओ से बिंदु पी तक जाती है तो बेटा विस्थापन यानी विस्थापन भी कितना था? 360 किलोमीटर था और दूरी भी कितनी है? 360 किलोमीटर है। यानी इस स्थिति में जब कार बिंदु ओ से बिंदु पी तक जाती है तो विस्थापन और दूरी दोनों का मान क्या था? बराबर। तो बेटा इस स्थिति में भी कितनी है दूरी? 360। तो कुल दूरी कितनी है आपके पास में? 360 अपॉन कुल लिया गया समय। तो बेटा जब बिंदु ओ से बिंदु पी तक जाती है तो लिया गया समय कितना दे रखा है आपको? 18 सेकेंड। तो आपके पास में 20 किलोमीटर पर आवर आपके पास में क्या आ गई? औसत चाल। तो आपने क्या देखा कि जब कार बिंदु ओ से बिंदु पी तक जाती है तो इस स्थिति में कार का औसत वेग एवं औसत चाल दोनों का मान क्या आता है? बराबर आता है। क्लियर? सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन नंबर बी। तो कंडीशन बी में क्या दिया हुआ आपको? कंडीशन बी यानी स्थिति बी, जब कार ओ से पी तक जाकर पुनः कहाँ पर आ जाती है? क्यू पर। यानी इस स्थिति में क्या दे रखा है कि कार ओ से पी पर जाती है और फिर पी से क्यू पर आती है। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है कि औसत वेग और औसत चाल की क्या करनी है? गणना। तो ओ से कहाँ जाती है? पहले पी पर
और फिर पी से कहाँ पर जाती है, क्यू पर, सेकंड कंडीशन में। क्लियर बेटा। तो इस स्थिति में देखो औसत वेग, तो औसत वेग फॉर्मूला वही होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, यही फॉर्मूला होता है। बी एवरेज इक्वल टू कुल विस्थापन। अच्छा, कार ओ से पी तक जाती है, फिर पी से क्यू पर आती है, यानी अब कार की अंतिम स्थिति क्या है, बिंदु क्यू, और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, बिंदु ओ। क्लियर बेटा। तो इधर देखिए इस स्थिति में कि कार की अंतिम स्थिति क्या है, क्यू है, और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ओ थी। तो देखो क्यू पर कितना लिखा है, 240, और माइनस क्या करेंगे अपन, 0। तो देखो कुल विस्थापन क्या जाएगा, अंतिम बिंदु कितना है, 240 किलोमीटर पर, और प्रारंभिक बिंदु कितने पर है, 0 किलोमीटर पर, अपॉन लिया गया कुल समय। अच्छा, ओ से पी तक जाने में वो कितना समय ले रही है कार, 18 सेकंड। फिर पी से क्यू तक आने में कितना ले रही है कार, कितना समय ले रही है बेटा, 6 सेकंड। तो टोटल कितना हो गया, 18 और 6 कितने होंगे, 24। यानी ओ से पी तक जाने में वो 18 सेकंड ले रही है, और फिर पी से क्यू तक आने में वो कितना ले रही है, 6 सेकंड। तो आपके पास कितना आएगा, 240 अपॉन 24। तो आपके पास कितना गया, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा। अब देखो औसत चाल, तो औसत चाल क्या हो जाएगी बेटा इस स्थिति में, कुल दूरी बटे कुल समय। अब इधर देखिए, जब कार ओ से बिंदु पी तक जाती है तो कितनी दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर। क्लियर, ये आ गया 360। फिर प्लस जब कार बिंदु पी से बिंदु क्यू पर आती है तब कितनी दूरी तय करती है, तो देखो बिंदु पी की स्थिति कितने पर है, 360 किलोमीटर पर, और बिंदु क्यू की स्थिति कितनी है, 240 पर। तो आपके पास कितना आ गया, 120 किलोमीटर। यानी बिंदु पी से बिंदु क्यू के मध्य की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 120 किलोमीटर। 360 तो क्या है कि जब कार ओ से पी तक जाती है तब कितनी दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर, और जब कार पी से क्यू पर आती है तब कितनी दूरी तय करती है, 120 किलोमीटर। ये तो आ गया कुल दूरी बटे कुल समय। जब कार ओ से पी तक जाती है तब 18 सेकंड लेती है, और जब कार पी से क्यू पर आती है तब कितना लेती है, 6 सेकंड। क्लियर बेटा। तो आपके पास कितना आएगा, देखो 360 प्लस 120, यानी आपके पास आ जाएगा 480 आ गया, और अपॉन में क्या है, 24। क्लियर। तो 480 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो आपके पास आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो इस स्थिति में जब कार ओ से पी पर जाकर पुनः क्यू पर आती है तो बेटा इस स्थिति में औसत वेग आपके पास कितना आया, 10 किलोमीटर पर आवर, और जबकि आपके पास चाल कितनी आई है, 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको, क्या कह रहा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष एक कण की स्थिति निम्नानुसार दी जाती है। यानी आपको समीकरण दिया है x इक्वल टू 7 टी की पावर 3 प्लस 8 टी स्क्वायर और प्लस 5, और एक इसमें दिया आपको मीटर में। क्लियर। तो आपसे कह रहा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कण का वेग, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, एक तो आपको कण का वेग और कण का त्वरण, ये दोनों आपको क्या करने, ज्ञात करने। क्लियर। आपको विस्थापन दिया है और विस्थापन का समीकरण दिया है 7 टी की पावर 3 प्लस 8 टी स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। और ये मीटर में दिया है। तो आपसे क्या पूछा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कण का वेग क्या होगा एवं कण का त्वरण क्या होगा। अब मैंने आपसे बोला था जब मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा चाल और वेग में, तो वहाँ पर एक आया था तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग। तो मैंने आपको बताया कि जब पर्टिकुलर टाइम पर पूछे आपसे, जैसे यहाँ पर पूछा t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, क्लियर, तो अपन क्या निकालते हैं, तात्क्षणिक वेग एवं तात्क्षणिक चाल ज्ञात करते हैं। तो आपसे अभी वेग पूछा है, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या आएगा, चूंकि वेग का फॉर्मूला होता है तात्क्षणिक वेग का v इक्वल टू क्या होता है, dx y dt, यही फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर x क्या है बेटा, विस्थापन है। तो इधर देखो v इक्वल टू
डी वाई डी टी एज इट इज, और आपको विस्थापन क्या दिया है 7 टी की पावर 3 प्लस 80 स्क्वायर प्लस में 5। आपको क्या करना है कि जो ये समीकरण है 7 टी की पावर 3 प्लस 80 स्क्वायर प्लस 5, इसका आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक है। और अवकलन करना मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया था किस प्रकार से अवकलन करते हैं। तो देखो इस स्थिति में टी का टी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका सेपरेट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, डी वाई डी टी, और ये आ गया 7 टी की पावर 3, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, अगेन डी बाई डी टी, और क्या आएगा 8 टी स्क्वायर, फिर प्लस डी बाई डी टी, और क्या जाएगा 5। क्लियर। अब देखो इधर 7 तो क्या है बेटा, कांस्टेंट। मैंने बोला कि ये क्या है, अचर राशि है। चर के साथ में यदि आपको अचर राशि दी गई है और आपको अवकलन करना है तो क्या करते हैं, अचर राशि को बाहर निकाल लेते हैं। तो 7 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, और डी वाई डी टी, और क्या बचा आपके पास में टी की पावर 3, फिर प्लस इधर देखो 8 क्या है आपके पास में, अचर राशि है यानी कांस्टेंट है, तो उसको भी बाहर निकाल लेंगे। अचर का कोई अवकलन नहीं होता, तो डी बाई डी टी, और आपके पास क्या आएगा टी स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखो इधर ये कांस्टेंट राशि दी है, इसके साथ में कोई चर नहीं है, और जब भी बेटा कांस्टेंट राशि दी है उसके साथ में कोई चर ना हो तो उसका अवकलन क्या होता है, शून्य। तो इसका अवकलन तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्लियर। आगे देखो 7 एज इट इज। अब देखो ये किससे मैच करा है, x की पावर n से, यानी t की पावर 3 किससे मैच करा है, x की पावर n से। और मैंने फॉर्मूला बताया कि x की पावर n का फॉर्मूला होता है, x की पावर n का फॉर्मूला था कि पावर को आगे लेके आओ और पावर में से क्या कर दो, 1 कम कर दो। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि पावर को आगे लेके आना है और पावर में से कितना कम करना है, 1। क्लियर। तो देखो ये x की पावर n से मैच कर रहा है t की पावर 3, तो पावर कितनी दे रखी है, 3। तो 3 को तो आगे लेके आएंगे, यानी पावर को आगे लेके आ गया, और पावर में से क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, अवकलन। देख लीजिए बेटा, जिसको पहले समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए। t की पावर 3 किससे मैच कर रहा है, x की पावर n से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पावर को आगे लेके आओ और पावर में से 1 माइनस कर दो। क्लियर। इसी प्रकार देखो प्लस 8 तो एज इट इज। अब देखो टी स्क्वायर किससे मैच कर रहा है, अगेन x की पावर n से, तो पावर को आगे लेके आया और पावर में से क्या कर दिया, 1 कम कर दिया, और ये प्लस में 0 चल ही रहा है। क्लियर। तो आपके पास कितना गया, 7 21 होते हैं, तो ये 21 और t, अच्छा 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया, 2, यानी टी स्क्वायर रह गया, फिर प्लस 8 दूनी 16 होते हैं और t। क्लियर। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आया, पावर 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर। तो आपके पास में b इक्वल टू आपके पास में बेग का समीकरण आ गया 21 टी स्क्वायर प्लस में 16 टी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर आपको बेग ज्ञात करना है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड यानी t इक्वल टू 5 इस दिए गए समीकरण में पुट कर देंगे। तो t की जगह क्या रखेंगे, 5, यानी t के स्थान पर आपको कितना पुट करना है, 5। तो देखो b इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, b इक्वल टू 21 तो एज इट इज, और t के स्थान पर मैंने 5 पुट कर दिया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस 16, और t के स्थान पर कितना रह गया, 5। तो 21 इंटू 5 का स्क्वायर है कितना हो गया, 25, और प्लस 16 पंजे कितने होते हैं, 80। अब 25 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 कितने बचे, 2, 25 दोनों 50, और कितने हो गए 52, यानी 525 आ गया आपके पास में। क्लियर। और प्लस में कितना चल रहा है बेटा, 80। तो आपके पास 525 प्लस 80 कितने हो गया आपके पास में, 605। तो 605 और मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो आपके पास 5 सेकंड पर वेग कितना आ गया, 605 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब इसके बाद में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका त्वरण भी ज्ञात करना है। तो तात्क्षणिक त्वरण मैंने आपको बताया था, चूंकि त्वरण A इक्वल टू क्या होता है, dB बाई dt, यही फॉर्मूला बताया था। अच्छा वेग का समीकरण आप निकाल चुके हैं, तो देखो A इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, A इक्वल टू डी वाई डी टी तो एज इट इज, और वेग का समीकरण क्या दिया आपको, 21 टी स्क्वायर 21 टी स्क्वायर
प्लस में 16t। अब इधर देखिए पुनः इसका क्या करना है आपको, t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। अब तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो सबसे पहले सेपरेट करेंगे वही, तो dy dt और 21t स्क्वायर, फिर प्लस अगेन dy dt और क्या आएगा 16t। क्लियर। 21 तो क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। अब टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पावर आगे जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, कर दिया मैंने। फिर प्लस 16 कांस्टेंट है। अब देखो टी का टी के सापेक्ष अवकलन करना है। अब मैंने बोला कि जिसके सापेक्ष यदि दोनों सेम हो तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनटू में 1, यानी टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1। तो ये कितने हो गए, 21 दूना 42 होते हैं, और टी 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 को लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। और 16 इंटू 1 कितने हो जाएंगे आपके पास में 16। तो इक्वल टू आपके पास समीकरण आ गया 42t प्लस में 16। अब आपसे क्या पूछा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कण का त्वरण, तो t के स्थान पर क्या पुट करना बेटा, 5 सेकेंड। तो देखो इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 42 इंटू 5 प्लस में 16, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 21, 210 प्लस में 16, यानी आपके पास में कितने हो गए, 226। तो 226 और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कण का त्वरण कितना आ गया, 226 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि कण का वेग आया है 605 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा। यानी जो आपका कण है, ठीक है, वो कितने 226 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या है, गतिशील है। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया कि एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी को b1 इक्वल टू आपको दिया है, b1 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर से, तो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और शेष आधी दूरी को यानी b2 इक्वल टू आपको दिया है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन को पुनः देखें। एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात करो। तो बेटा जब हम आपको चाल बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था दूरी औसत चाल, और दूरी औसत चाल में मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि यदि आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि कोई भी जो वस्तु है या कोई भी जो कण है अपनी यात्रा के दौरान, यदि अपनी यात्रा के दौरान अपनी आधी दूरी को इतनी चाल से और शेष आधी दूरी को इतनी चाल से यदि तय करती है, तो बेटा इस स्थिति में औसत चाल का फॉर्मूला होता है बी एवरेज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि 2b1 b2 अपॉन में b1 प्लस b2, यही फॉर्मूला बताया था। याद करो कि यदि आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कोई भी वस्तु अपनी यात्रा की कुल दूरी को, यानी उसमें जो कुल दूरी है तो उसमें आधी दूरी को इतनी चाल से और शेष आधी दूरी को इतनी चाल से तय करती है, तो बेटा औसत चाल का इस स्थिति में फॉर्मूला अपने पास आया था 2b1 b2 अपॉन में b1 प्लस b2। अब देखो आपको b1 का वैल्यू दिया और b2 का वैल्यू दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो 2 इंटू b1 का वैल्यू आपको दिया है 40, तो इंटू में क्या आ जाएगा 40, और b2 का वैल्यू दिया है आपको 60 अपॉन में b1 प्लस में b2। अब इधर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 48 और 6 चौको 24 और इंटू 2 कितने हो गए 48, और आपके पास ये 4800 आ गया अपॉन में। अच्छा 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो आपके पास कितना गया 48 किलोमीटर पर आवर, यही मात्रक आपको दिया है। तो बेटा इस स्थिति में जो कार है उसकी औसत चाल कितनी आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, तो हमने क्या किया है इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपको वो देखिए।
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि एक वाहन चालक किसी स्थान से दूसरे स्थान तक, तो बेटा ये मैंने मान लिया बिंदु ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अपन, आंसर नंबर 5 की, तो आंसर नंबर 5 में देखिए एक वाहन चालक किसी स्थान, मैंने वो स्थान मान लिया बिंदु ए से दूसरे स्थान, और दूसरा स्थान का मैंने क्या मान लिया बिंदु बी। यानी कोई वाहन चालक है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, और कितनी स्पीड से जाता है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड की वेग से। तो बेटा ये इधर जाता है जब बिंदु ए से बिंदु बी तक, तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ये जाता है। यानी b1 का वैल्यू आपको दिया है, तो b1 में मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जाता है बिंदु ए से बिंदु बी तक। क्लियर। गति करते हुए तुरंत ही प्रथम स्थान की ओर वापस 30 मीटर पर सेकंड की चाल से लौटता है। यानी जो वो बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है तब कितनी स्पीड से आता है, वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो रिटर्न होता है। यानी वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है तब कितनी क्या स्पीड लेता है, 20 मीटर पर सेकंड। और जब वो तुरंत बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है तब कितनी स्पीड से लेता है, 30 मीटर पर सेकंड। यानी b2 का वैल्यू मैंने मान लिया, तो b2 इक्वल टू आपको दिया है 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड के वेग से वो वापस लौटता है, चाल से लौटता सॉरी। तो इसकी औसत चाल एवं औसत वेग की गणना करो। अब इस स्थिति में आपको क्या करना कि इसका औसत वेग एवं औसत चाल ज्ञात करनी है। जब वो बिंदु ए से बिंदु बी पर जाता है और पुनः वो बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है, तो इस स्थिति में आपको औसत वेग और औसत चाल की गणना करनी है। मैंने मान लिया कि बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य की दूरी कितनी है, एस। तो मैंने ये डिस्टेंस कितनी ले ली, एस ले ली। क्लियर। अब बेटा मुझे क्या करना है, सबसे पहले औसत चाल की गणना करनी है। तो देखो चूंकि औसत चाल का मैंने फॉर्मूला बताया था, औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। यही फॉर्मूला होता है, कुल दूरी अपॉन कुल लिया गया समय। अब देखो जब वो बिंदु ए से बिंदु बी पर जाता है तब कितनी दूरी तय करता है, एस। ठीक है। और अगेन वो बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है तब कितनी दूरी तय करता है, एस। यानी टोटल दूरी कितनी होगी, 2s, एस प्लस एस, ऐसे लिख देता हूँ। एस तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में, और बिंदु बी से बिंदु ए पर आने में वो कितनी, अगेन दोबारा से एस। क्लियर। आगे कुल लिया गया समय, तो मैंने मान लिया कि जब वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है तब उसके द्वारा लिया गया समय कितना है, t1। और जब वो बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है तब उसके द्वारा लिया गया समय क्या है, t2। अब बात यहाँ पर आती है कि सर आपने जब बिंदु ए से बिंदु बी पर जाता है तब आपने दूरी कितनी ली, s। और जब वो बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है तब भी दूरी क्या ली, s। चलो ठीक है, दोनों बराबर है। लेकिन टाइम आपने एक बार तो t1 लिया है, एक बार क्या लिया, t2। क्या हम ओनली टाइम t नहीं ले सकते कि t तो जाने में और t वापस आने में? नहीं बेटा, क्योंकि वो जाता है बिंदु ए से बिंदु बी तक तब कितनी स्पीड से जाता है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो वापस आता है। इसका मतलब क्या है कि लिया गया टाइम कम होगा इस स्थिति में, इसलिए दोनों टाइम अलग अलग मान के चलोगे। तो मैंने मान लिया कि जब वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है तब लिया गया समय कितना है, t1। और जब वो बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है तब लिया गया समय कितना है, t2। चलो ठीक है, अब आगे देखिए। तो s और s तो आपके पास में कितना आ गया, 2s। चलो ठीक, आगे अब t1 यानी समय तो आपको दिया गया नहीं है। अब समय नहीं दिया गया है तो आपको समय ज्ञात करना है। अब चूंकि मैंने बताया था कि चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ये होता है। क्लियर। अब देखो तो t1 निकालना है, तो t1 कैसे निकालेंगे, तो t1 की जगह मैं क्या रखूंगा, देखो दूरी, तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, s। दूरी तो मैंने s मानी है, तो s अपॉन, अच्छा चाल कितनी है, जब वो जाता है तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जाता है। चलो ठीक है, तो ये आ गया दूरी बटे चाल। तो t1 की वैल्यू तो आ गई प्लस। अब t2 की बात करते हैं, तो t2 में क्या आएगा, अगेन दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, s, यानी वापस आने में भी कितनी दूरी तय करता है, s। लेकिन किस चाल से करता है, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 2s तो आपके पास में एज इट इज हो गया। ठीक है, नीचे आपके पास में एलसीएम कितना आ गया, 20 × 30। देखो आपके पास कितना आ गया, तो 30s तो इधर आ गया, फिर प्लस, और इधर कितना आ गया आपके पास में 20s।
तो आपके पास टोटल कितना गया 2s अपॉन में 20 और 30 कितनों के 50, तो 50 ये आपके पास में क्या आ गया s, और अपॉन में कितना आ गया 600, तो 600 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा ऊपर, तो 600 ऊपर पहुंच गया इनटू में 600। क्लियर। अब बात करते हैं इधर s से, तो s कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। क्लियर। तो आपके पास कितना आ गया बेटा 120 अपॉन में 5, ये आपके पास कितना आ गया 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 यानी 24, और क्या आ गया ये मीटर पर सेकंड। तो 24 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गई औसत चाल। क्लियर। एक बार पुनः देख लीजिए क्या कह रहा क्वेश्चन कि एक कोई वाहन चालक है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है तो कितनी स्पीड से आता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और तुरंत ही वो बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपको औसत चाल और औसत वेग की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखो औसत चाल कैसे निकालेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। कुल दूरी, अच्छा ए से बी तक जाने में एस दूरी तय करता है और बी से ए तक आने में भी कितनी दूरी तय करता है एस, तो आपके पास कितना होगा टोटल 2s। अच्छा ए से बी पर जाता है तब लिया गया समय मैंने मान लिया t1 है, और बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है तब लिया गया समय कितना है t2, तो t1 प्लस t2। और t1 की वैल्यू निकालेंगे तो समय इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है s और चाल कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, तो s अपॉन 20 प्लस। अच्छा जब वो वापस आता है तब कितनी दूरी तय करता है s, और चाल कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो आपके पास क्या आ गया 2s अपॉन, ये आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। तो औसत चाल को मान तो आ गया आपके पास में 24 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे एक और पूछा है औसत वेग, तो औसत वेग क्या हो जाएगा, तो बेटा औसत वेग का फॉर्मूला होता है औसत वेग इक्वल टू होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, ये होता है। दूरी की जगह क्या लिखते हैं अपन विस्थापन। अब देखो वो बिंदु ए से बिंदु बी पर जाता है, फिर बिंदु बी से बिंदु ए पर आता है, यानी उसका आरंभिक बिंदु भी क्या है बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है बिंदु ए है। तो आपके पास कुल विस्थापन कितना आ गया 0, और समय तो क्या माना मैंने t1 प्लस t2, तो अगेन क्या आएगा 0 और 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास औसत वेग क्या है 0। क्यों आया है औसत वेग 0, क्योंकि विस्थापन का मान क्या है 0 है। क्लियर बेटा। इस प्रकार से आज मैंने आपको 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए चाल एवं वेग पर। अब एक इम्पोर्टेंट सूचना बेटा कि मैंने आपको जो PDF नोट्स है, तो मैं जो शुरू में वीडियो बनाई थी मैथमेटिकल टूल्स की वो मैंने डाल दी है, और आज सेकंड जो है PDF फाइल किसकी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट यानी पहले चैप्टर की, वो भी मैं डाल चुका हूँ। क्लियर बेटा, उनको अच्छी तरह से नोट कर लेना। और एक और बात बेटा कि जिन बच्चों ने 11th क्लास में नया रजिस्ट्रेशन कराया है, वे बच्चे क्या करें कि 8th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, क्लियर 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और साथ में अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने स्कूल में रूम नंबर 5 में आवश्यक रूप से शनिवार तक जमा करा दें। क्लियर बेटा। और साथ में एक और बात, साथ में TC, तो ओरिजिनल TC रूम नंबर 5 में भजन लाल जी को आवश्यक रूप से जमा करा दें। थैंक यू।